मैंने सीखा है समुद्र से जीने का सलीका, चुपचाप से रहना और अपने मौज में बहना। गुड इवनिंग lovely students, I am Muin. I came here for teach you. Today topic is what is computer memory, means computer memory क्या है। कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 1 आपने पढ़ लिया है, पार्ट 2 भी आपने देख लिया है। आपने पार्ट 1 में देखा है कि रोम मतलब मेमोरी क्या होती है और आंतरिक मेमोरी के अंदर रैम क्या होती है। फिर आपने पार्ट 2 के अंदर देखा है आंतरिक मेमोरी का ही सेकंड पार्ट रोम। रोम में आपने क्या पढ़ा, आपने ये रोम में पढ़ा था रैम, एम रैम, ठीक है, पी रोम, फिर ई पी रोम, फिर ई प्रोम, ये पढ़ लिया। अब अपन जो थर्ड वीडियो बना रहे हैं, थर्ड पार्ट है ये मेमोरी का, इसमें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ स्पेशल मेमोरीज होती है जैसे कि एडिटियल, ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, फिर कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज़ मेमोरी किसे कहा जाता है, तो कैश मेमोरी को सबसे तेज़ वाली मेमोरी कहा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अपन एक्सटर्नल मेमोरी कौन कौन होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। बहुत सारी यहाँ पर मेमोरी होती है। ये सब अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है पहली वाली में और दूसरी वाली पार्ट में। ठीक है, अपन अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन की, स्टैटिक मतलब कि यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी। जो 3 मेमोरी पढ़ना है उन मेमोरी को अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, यहाँ पर सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब क्या होती है ये मेमोरी, देखिए। अनुक्रमिक पहुंच का उपयोग करते समय कंप्यूटर को मेमोरी पते की शुरुआत में ही डेटा को आवश्यक टुकड़ों की खोज शुरू करनी होती है, और जब तक वह उसका पता नहीं लगा लेता तब तक पीछे की ओर काम करना पड़ता है। मेमोरी डिवाइस में इस तरीके से एक्सेस की अनुमति देते हैं, उन्हें क्रमशः अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी या सीरियल एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, एक प्रकार की मेमोरी जिसे सीरियल एक्सेस मेमोरी के रूप में जाना जाता है चुंबकीय टैप द्वारा दर्शाई जाती है। ये क्या कहलाती है, अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी, मतलब कि अनुक्रमिक पहुंच का उपयोग करते समय कंप्यूटर की मेमोरी पते की शुरुआत में ही डेटा के आवश्यक टुकड़ों की खोज शुरू करनी होती है। मतलब कि ये वाली मेमोरी कैसी है, सिक्वेंशियल मतलब अनुक्रम। अनुक्रम मतलब होता है एक क्रम होना चाहिए। ठीक है, एक अनुक्रम है तो एक क्रम है कि कौन सी जो मेमोरी है उसका डेटा को किस टाइप से समायोजित करना है, किस टाइप से रखना है। जैसे यहाँ लिखा है कंप्यूटर को मेमोरी पते की शुरुआत में ही डेटा के आवश्यक टुकड़ों की खोज शुरू करनी होती है। मतलब वो ये शुरू करती है कि कौन सा पार्ट रखना है पहले, कौन सा पार्ट बाद में रखना है, कौन सा अपन चीज़ों को रखेंगे। ठीक है, जब तक वह उसका पता नहीं लगा लेता तब तक उसके पीछे की ओर काम करना पड़ता है। मतलब वो कब तक क्या करता है, उसके पीछे काम करता रहता है कि अब ये वाला पार्ट मिला नहीं मिला। जैसे अपन फॉर एग्जांपल मान लो अपन ने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं अपन। अब सॉन्ग डाउनलोड किया और वो ऊपर आया, फिर दूसरा किया तो उसके ऊपर आया, तीसरा किया तो उसके ऊपर आया, ऐसा आना चाहिए ना, पर क्या होता है, उल्टा होता है। पहला सॉन्ग किया वो ऊपर आएगा, फिर दूसरा किया तो वो उसके नीचे आएगा, फिर और किया तो उसके नीचे आएगा। तो ये जो सिक्वेंशियल जो जमाती है ना, वो चीज़ें कौन ढूंढ ढूंढ के लेके आती है। आप क्या सोच रहे हो, आपने डाउनलोड किया तो क्या सीधे लास्ट में पहुंच जाती है? नहीं, ये कौन काम करता है, ये आपकी अनुक्रमिक एक्सेस मेमोरी मतलब सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी काम करती है। अब आती है आपकी इंपॉर्टेंट मेमोरी, कैश मेमोरी। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं एग्जाम के अंदर। क्या होती है ये देखिए, सीपीयू को कैश मेमोरी की मदद से तेज किया जा सकता है, जो एक बहुत तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी के बीच यह एक बफर के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर कैश मेमोरी अगर लगी है ना, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी मतलब कि आंतरिक मेमोरी के बीच ये कैसा काम करता है, बफर का कार्य करता है। मतलब कि जो सीपीयू होता है उसको स्पीड मिल जाती है, उसको तेज गति मिल जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को संग्रहित करना है
ठीक है। जो केंद्रीय प्रसंस्करण मतलब कि सीपीयू, इसका हिंदी में नाम होता है सीपीयू का केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, सीपीयू द्वारा सबसे अधिक बार एक्सेस किए जाते हैं। डेटा और प्रोग्राम के घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क से कैश मेमोरी में लाया जाता है। डिस्क से कहाँ लाया जाता है? कैश मेमोरी में लाया जाता है। सीपीयू तब कैश मेमोरी से इन घटकों तक पहुंचने में सक्षम होता है। कैश मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होता है। कैश मेमोरी का काम क्या होता है कि जो मुख्य मेमोरी लगी है और सीपीयू लगा है, इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं जैसे कि कोई डाटा आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ा दी उसने, क्या करता है उस काम को जल्दी करता है वो। ठीक, ये कैश मेमोरी के काम है। इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है और यह एक प्रकार की मेमोरी है जिसे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मानक रैम की तुलना में बहुत तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब ये रैम है उससे भी तेज क्या करता है, चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। अधिकांश समय यह मेमोरी या तो सीधी सीपीयू चिप में एकीकृत होती है मतलब लगी होती है, या फिर या एक अलग चिप पर स्थित होती है जो सीपीयू से अपनी संपर्कित बस के माध्यम से जुड़ी होती है। ठीक है, किसके माध्यम से जुड़ी होती है? एक बस के माध्यम से यहाँ पर जुड़ी होती है, क्योंकि यह उस डेटा को संग्रहित करता है जिसे हाल ही में संसाधित किया गया था। ये किस डेटा को करता है? किस डाटा को संग्रहित करता है? ये उस डेटा को संग्रहित करता है जो हाल ही में क्या किया गया है, उस डाटा को संसाधित मतलब बनाया गया है, किया गया था, और उसे पुनः प्राप्त करना आसान बनाता है। अगर आप चाह रहे हो कि यार अभी मैंने बनाया था वो कहाँ गया, फटाक से वो मिल जाता है। कैश मेमोरी समय बचाने की में मदद करती है और समग्र उत्पादकता बढ़ाती है। इसका अच्छा खासा उदाहरण है कि अगर आप गूगल चला रहे हैं, नेट चला रहे हो, ठीक है, और अब नेट आपका ख़त्म हो गया, अब आप फिर भी उस डेटा को आपने बंद कर दिया मान लो, और आप फिर भी उस पर गए गूगल पे और आपने उसको देखा कि मैंने कल क्या सर्च किया था, तो जहाँ तक फाइलें डाउनलोड हो गई है वहाँ तक वो शो कर जाती है। तो ये कहाँ स्टोर हो गई? कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है। कैश मेमोरी के फ़ायदे देखिए, निम्नलिखित कुछ सबसे महत्वपूर्ण मतलब लाभों की सूची जो कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में प्रदान करती है। क्या करती है? कैश मेमोरी की गति मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक है, ये तो बात मानना पड़ेगी। ठीक है, कि कैश मेमोरी की गति मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? मुख्य मेमोरी की तुलना में इसे डेटा तक पहुंचने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। यह प्रोग्राम को इस तरह से संग्रहित करता है जिससे इसे अपेक्षाकृत कम समय में निष्पादित किया जा सके। यह केवल अल्पावधि में उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है, अल्प अवधि के लिए करता है, ये नहीं कि बहुत टाइम के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? अल्प अवधि के लिए, कुछ समय के लिए ये काम करता है। अब इसके नुकसान क्या है? कैश मेमोरी की क्षमता प्रतिबंधित है, कैश मेमोरी की लागत काफ़ी अधिक है। कैश मेमोरी महंगी आती है और इसकी जो क्षमता है ना वो प्रतिबंधित है, मतलब एक लिमिट है उसमें कहाँ तक काम करेगी। अब आती है आपकी एक और मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी। ठीक, तो यह एक ऐसी विधि है जो प्रक्रियाओं के निष्पादन को तब भी सक्षम बनाती है जब वे सभी प्रक्रियाएं एक ही समय में मेमोरी में मौजूद ना हो। ठीक, तथ्य यह है कि प्रोग्राम उपलब्ध भौतिक मेमोरी से बड़े हो सकते हैं। इस योजना का उपयोग करने का सबसे स्पष्ट लाभ है वर्चुअल मेमोरी के उपयोग के माध्यम से उपयोगकर्ता की तार्किक मेमोरी को उनकी भौतिक मेमोरी से अलग रखना। क्या करती है वर्चुअल मेमोरी? जो तार्किक मेमोरी होती है उसको वर्चुअल मेमोरी उपयोगकर्ता के माध्यम से अलग रखती है, भौतिक मेमोरी से और तार्किक मेमोरी से अलग रखती है। इस पृथक्करण के कारण केवल सीमित मात्रा में भौतिक मेमोरी उपलब्ध होने पर भी प्रोग्रामर को अत्यधिक बड़ी वर्चुअल मेमोरी तक पहुंच पाना संभव हो पाता है। ठीक है, अपन ने ये क्या पढ़ लिया? वर्चुअल मेमोरी अपन ने यहाँ पर ख़त्म कर लिया। अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन? बाहरी मेमोरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए,
अंडरलाइन हाईलाइट नहीं हो पाया यहाँ पर ये क्या है, आपकी बाहरी मेमोरी है। बाहरी मेमोरी है, बाहरी मेमोरी क्या होती है कि जिस द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। सहायक मेमोरी या फिर इसे द्वितीयक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। मुख्य मेमोरी की तुलना में आकार में कैसी होती है, ये द्वितीयक वाली मेमोरी बड़ी होती है, हालांकि इसकी पहुंच काफ़ी कम होती है, इसकी जो गति होती है वो कम होती है। आमतौर पर यह ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम या निर्देश डेटा को फाइलों को संग्रहित करता है। मुख्य मेमोरी की क्षमता तक पहुँचने की स्थिति में इसे ओवरफ्लो या वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग भी करना पड़ता है। मतलब अगर स्पीड बढ़ाना है तो वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करना पड़ेगा। एक प्रोसेसर के पास सेकेंडरी मेमोरी तक सीधी पहुंच नहीं होती, सीधी पहुंच नहीं हो सकती एक प्रोसेसर की पास सीधी सेकेंडरी मेमोरी तक, और इसका उपयोग नहीं कर सकता। द्वितीयक मेमोरी में मौजूद डेटा और जानकारी को मुख्य मेमोरी में ले जाने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसमें मौजूद जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो आप इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली होती है गैर वाष्पशील मेमोरी, मतलब बिजली बंद होने पर डाटा नष्ट नहीं होता। ये कैसी है, गैर वाष्पशील है, मतलब इसमें आपका ये मतलब है कि लाइट चली गई, विद्युत चली गई, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी कट गई तो जो डाटा सेव है वो डाटा आपका रहेगा। दूसरा आता है आपका क्या, पुनः प्रयोज्य। द्वितीयक भंडारण में डेटा चरण स्थायी आधार पर होता है जब तक कि इसे उपयोगकर्ता द्वारा अधिलेखित या हटा नहीं दिया जाता। मतलब इसको आप जो डाटा है ना उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, कितने भी टाइम यूज़ कर सकते हो, कितनी बार आप उस चीज़ को निकाल लें और रख दें। ये क्या नहीं होता, ये अधोलिखित या हटा नहीं दिया जाता। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये आधा लिखा हुआ हो जाए या फिर इसको हटा दिया जाए। तीसरा आता है विश्वसनीय। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की उच्च भौतिक स्थिरता के कारण सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए है कि किसी भी कैसा भी डाटा फीड कर दो, कभी भी निकाल लो। सुविधा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से अधिकृत लोग डेटा को शीघ्रता से पता लगा सकते हैं तथा उससे पहुंच सकते हैं। किससे पहुंच सकते हैं, आपके अंदर जो हार्ड डिस्क मतलब हार्ड वो है द्वितीयक मेमोरी है, उसको आप उसकी पावर से पहुंच सकते हैं। क्षमता, सेकेंडरी स्टोरेज कई डिस्क के सेट पर बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। उसकी क्षमता क्या है कि बहुत सारे जो डिस्क है ना, छोटी छोटी डिस्क है, उन सभी डिस्क को क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। ये इसकी क्या है, ये इसकी क्षमता है। ठीक, फिर आती है लागत। तो प्राथमिक मेमोरी की तुलना में टैप या डिस्क पर डेटा संग्रहित करना बहुत ही कम महंगा है। मतलब प्राइमरी मेमोरी की तुलना में जो टैप या डिस्क में डाटा कर रहे हो ना, वो सरल है, वो सस्ता है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के प्रकार भी होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के प्रकार भविष्य में देखिए, अब ये हो गया, लागत हो गई। अब अपन पढ़ते हैं क्या यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार। देखिए प्रकार कौन कौन से होते हैं, पढ़ लेते हैं अपन। भविष्य में उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के द्वितीयक भंडार उपलब्ध होते हैं। ये उपकरण आपको मेमोरी में भी कहीं भी पढ़ने या लिखने की अनुमति दे देते हैं। ठीक है, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली द्वितीयक भंडारण क्षमताएं ज्वाली होती हैं, बहुत और भी होती हैं, पर ये आपके पेपर के लिए काम की है। हार्ड डिस्क, HDD, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, USB, चुंबकीय टैप डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो अब अपन अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी बड़ी बन रही है, ठीक है, क्योंकि डाटा बहुत है इसके अंदर, अब अपन इसको अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मतलब 4 पार्ट में। क्या पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे यहाँ पर हार्ड डिस्क पढ़ेंगे अपन, ठीक है, HDD पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन यहाँ पर सॉलिड स्टेटिक ड्राइव भी देखेंगे और USB फ्लैश ड्राइव भी देखेंगे, चुंबकीय टैप, चुंबकीय डिस्क, और उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क भी अपन यहाँ पर लास्ट पढ़ेंगे। फिर मैनचेस्टर डिस्क भी होती है, फिर जिप ड्राइव भी होती है, फ्लॉपी डिस्क भी है, ठीक है।
तो अपन फ्लॉपी डिस्क के उपयोग है ये सब अपन आपको कौन सी वीडियो में पढ़ेंगे, 4th वीडियो में। आपने पहली वीडियो देखना है तो रैम पढ़ाया है, दूसरी में रोम पढ़ाया है, तीसरी में वर्चुअल मेमोरी वर्चुअल मेमोरी है आपकी, कैश मेमोरी है, और आपकी एक आप वाली मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? एक और सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, अनुक्रमित एक मेमोरी। ये तीनों मेमोरी पढ़ा दी। अब आपको क्या करना है, अच्छे से समझने का प्रयास करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें। थैंक्स।